Hello student, our next chapter unit number 3 is classification of element and periodicity। इस चैप्टर में हम एलिमेंट्स को क्लासीफाई करेंगे, किस किस साइंटिस्ट ने मिलकर इसको कैसे कैसे किस किस लॉ से क्लासीफाई किया था वो सब देखा जाएगा। और पीरियोडिसिटी यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, आयोनाइजेशन इंथैल्पी, इन सब में इनका वेरिएशन कैसे होता है अलोंग द पीरियड अलोंग द ग्रुप। तो यहाँ पे एक आपके पास स्मॉल टेबल सा बना हुआ है, इसको हम कंप्लीट करेंगे एक्सप्लेनेशन से। तो स्टार्टिंग में 1829 में डोबर्नियर आया, उसने कौन सा लॉ दिया था, लॉ ऑफ ट्राइड। 10th क्लास में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं इनको। उनका बेसिस क्या था, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी और एटॉमिक वेट आपके पास बेसिस में बढ़ाया था उसने। फिर 62 में आपके पास चैन कॉन्टियस आया, उसने सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट बोलते उस टेबल को, एटॉमिक वेट उसका बेसिस था। फिर 1965 में न्यूलैंड्स आया, लॉ ऑफ ऑक्टेव बोलते थे उसको, एटॉमिक वेट और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का बेसिस था। 69 में मेंडलीव आया, सबसे इम्पोर्टेंट, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बोलते इसको, एटॉमिक वेट इसका बेसिस था। और फिर लास्ट में 1913 में मोज़ले आया, जिसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से नाम से जानते हैं, एटॉमिक नंबर इसका बेसिस बनाया गया। तो ये स्मॉल टेबल आपके पास है, इसको हम ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं कि भाई इसके इन सब साइंटिस्ट ने कैसे कैसे इनमें वर्कआउट किया। इस कैटेगरी में जो अपने पास फर्स्ट लॉ है दैट इज़ डोबर्नियर ट्राइड। हमें किसी भी लॉ के बारे में 4-5 बातें इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए। पहली, किस ईयर में वो डिस्कवर हुआ, किसने उसको डिस्कवर किया, यानी कि डिस्कवर किसने किया, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका एग्जाम्पल क्या है, उसकी लिमिटेशन क्या है। ठीक है भाई। तो हमारे पास डोबर्नियर साइंटिस्ट हो गया, इसके लॉ को डोबर्नियर ट्राइड बोलते हैं, 1829 में डिस्कवर हुआ था। एग्जाम्पल देखते हैं भाई, आपके पास यहाँ पे 3 का एक सेट लिखा हुआ है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम। अगर मैं लिथियम के मास प्लस पोटासियम के मास को ऐड कर देता हूँ और उसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ, यानी कि एवरेज निकाल देता हूँ, यानी कि फर्स्ट और थर्ड के मास का अगर एवरेज निकाला जाए दैट इज़ इक्वल्स टू 23, दैट इज़ इक्वल टू सेकेंड मास, यानी कि सेंट्रल एटम के मास के बराबर होगा। ठीक है। डेफिनेशन क्या बनी, डेफिनेशन आपके पास बनेगी, व्हेन सिमिलर एलिमेंट आर अरेंज इन ए सेट ऑफ 3। जब आप सिमिलर ग्रुप के या जो भी आपने बनाए उनको 3 के सेट में अरेंज करोगे डोबर्नियर के अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट और थर्ड का अगर मास का एवरेज निकाला जाएगा दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ सेकेंड। बट इसमें आपके पास इस टाइप से होगा। ये जो आपके पास था डोबर्नियर ट्राइड, ये फेल हो गया क्योंकि ये सिर्फ 3 ग्रुप तक वैलिड था, वैलिड अप टू 3 सेट्स या 3 ग्रुप्स आप लिख सकते हो। 3 सेट तक ये लॉ एप्लीकेबल हो, उसके बाद ये वैनिश होना स्टार्ट हो गया, ख़त्म हो गया। सारे के सारे एलिमेंट नॉट ऑल एलिमेंट फिट इन दिस ग्रुप या इन दिस प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के अंदर सारे एलिमेंट आपके पास फिट नहीं हुए। ठीक है भाई। कुछ ग्रुप्स ने इसको अलाउ नहीं किया, कुछ ग्रुप में इसको एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ, जैसे कि नाइट्रोजन फैमिली में इसका आपके पास मास का एवरेज निकालो तो इक्वल नहीं आएगा। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट सिनेरियो बनेगा। डोबर्नियर ने डिस्कवर किया, लॉ ऑफ ट्राइड इसको बोलते हैं, 1829 में आया। एग्जाम्पल आपके पास ये रहे। ठीक है भाई। एक एग्जाम्पल आप कर दे सकते हो। कोई लिमिटेशन पूछे भाई ये लॉ को क्यों फेल हो गया, तो आप बोलोगे सिर्फ 3 ग्रुप तक ये वैलिड रहा, सभी एलिमेंट इसके अंदर प्रॉपर्टी के अंदर फिट नहीं होते हैं, और कुछ ग्रुप्स ने इसको ओबे नहीं किया, जैसे नाइट्रोजन फैमिली, यानी कि सब ग्रुप इसको फॉलो नहीं करते हैं। तो डोबर्नियर यहाँ पे आके फेल हो जाता है। इसके बाद अपने पास नेक्स्ट जो लॉ आएगा दैट इज़ मेंडलीव लॉ। आवर नेक्स्ट लॉ इज़ न्यूलैंड्स ऑक्टेव, गिवन बाय न्यूलैंड्स, अलेक्जेंडर न्यूलैंड। 1865 में इसको दिया गया था। लॉ ऑफ ऑक्टेव बोलते हैं, म्यूजिकल ऑक्टेव बोलते हैं, क्योंकि आपके पास ये म्यूजिक में लिखा है सारे काम आप। तो इसी टाइप से क्या देखेंगे, आपके पास फर्स्ट एलिमेंट हुआ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ और 8th। तो ऑक्टेव में जैसे सा पहले नंबर पे है, उसके बाद फिर आपके पास सा आएगा। तो ये भी ये कहता है कि जब आप एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे, ठीक है, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब आप एलिमेंट को रखाएंगे तो फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो होंगी दैट इज सिमिलर टू 8। प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज सिमिलर टू प्रॉपर्टी ऑफ 8th एलिमेंट। तो आपको डेफिनेशन ढंग से लिखनी है। व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट द प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट एंड 8th एलिमेंट्स आर सिमिलर। तो डेफिनेशन हुआ आपके पास, ये एग्जाम्पल हुआ आपके पास, न्यूलैंड डिस्कवर किया 1865 में डिस्कवर किया। लेकिन यहाँ पे इसकी लिमिटेशन भी है बहुत सारी। लिमिटेशन आपके पास क्या है कि ये जो लॉ है सिर्फ कैल्शियम तक अप्लीकेबल है,
कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल, इसके बाद ये एप्लीकेबल नहीं है। आपके पास देखेंगे तो यहाँ पे देखो कोबाल्ट और निकिल लिखे हैं, यहाँ पे लैंथनम और सीरियम लिखे हैं, यानी कि 2-2 एलिमेंट का सेट लिखा है। लेकिन हर जगह आपके पास एलिमेंट तो एक जगह पे एक ही आते हैं, तो कई जगह पे आपके पास 2 एलिमेंट रखे हुए हैं एक ही बॉक्स के अंदर, जो कि गलत है। ठीक है भाई। नेक्स्ट चीज़ अगर आप देखेंगे यहाँ पे कि नोबल गैस की जैसे डिस्कवरी हुई कि जब तक ये ला बना तो 62 एलिमेंट थे, न्यूलैंड ने 56 इसमें अरेंज कर दिए थे। जैसे ही नोबल गैस की डिस्कवरी हुई तो नोबल गैस एलिमेंट तो यहाँ आएगा, फ्लोरीन से आपके पास फ्लोरीन के बाद आएगा, तो ये अब की बार वहाँ चला जाएगा, तो 8 तो आपके पास यहाँ पे नियोन आएगा, तो उसकी और इसकी प्रॉपर्टी सेम होती नहीं है। तो जैसे नोबल गैस आई, लाई वेनिस हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन के लिए कोई प्रॉपर पोजिशन यहाँ पे है नहीं। अगर आप और भी देखें तो फिर ये आपके पास जो आयरन दिख रहा है, आयरन, कोबाल्ट और निकल की प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, और प्रॉपर्टी सिमिलर तो सेम जगह पे आना चाहिए था, सेम ग्रुप में आना चाहिए था, लेकिन वो अलग जगह पे रखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि सेम ग्रुप के एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं। यही हमारे पास पीरियोडिक टेबल बनाने का मेन उद्देश्य ये था कि जो एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम, उनको सेम ग्रुप में रखा जाए। ग्रुप मीन्स ये डायरेक्शन ग्रुप होते हैं, यहाँ पे आपके पास पीरियड होते हैं। ठीक है भाई। तो आपके पास 56 एलिमेंट इसने अरेंज किए, 1865 में आया न्यूलैंड। म्यूजिकल ऑक्टेव बोल देते हैं, जैसे म्यूजिक में आपके पास होता है फर्स्ट एलिमेंट के 8 जैसी प्रॉपर्टी होंगी। कुछ लिमिटेशन है, कैल्शियम के पास ये ला प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, 2 एलिमेंट एक इस जगह पे रखे हुए हैं, जो कि गलत है। नोबल गैस के बाद तो इसका कुछ है ही नहीं, हाइड्रोजन की पोजीशन इसमें सही अरेंज है नहीं, और एटॉमिक आयरन जो है उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल कोबाल्ट और निकिल जैसी होती है, लेकिन वो आपके पास उससे दूर रखा हुआ है। तो ये आपके पास न्यूलैंड ऑक्टेव है। जो अपने पास लो है दैट इज़ टेलोरिक स्क्रू, उसका नाम आपके पास है टेलोरिक स्क्रू। डी चैन कोर्टियस ने इसको दिया था, 62 में इसको पब्लिश किया था, यानी कि ये मेंडलीव से पहले आया था, लेकिन इसको बुक्स में जिक्र है नहीं, क्योंकि जो साइंटिस्ट था चैन कोर्टियस, ये अपना पेपर जो था, ये जो आपके जो लॉ था, ये सबमिट नहीं कर पाया। इसने क्या किया, एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। जो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट होगा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में होगा। जैसे कि आपको यहाँ पे एलिमेंट लगाए, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और किस ऑर्डर में लगाए गए, सिलेंड्रिकल ऑर्डर में आपके पास लगाए गए हैं, तो इसको सिलेंड्रिकल लॉ भी बोलते, सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट भी बोलते हैं। तो सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट का मतलब ही टेलोरिक स्क्रू है, तो इसको टेलोरिक स्क्रू भी बोलते हैं। इसका आपके पास नाम स्पाइरल अरेंजमेंट भी होगा, यानी कि स्पाइरल जो आपके पास होता है उस तरीके से इसको अरेंजमेंट किया गया है, तो स्पाइरल अरेंजमेंट भी बोल देते हैं इसको। इसका नाम टेलोरिक हेलिक्स भी इसका नाम आपके पास रहेगा। तो इसके साथ बहुत सारी सब इसके नाम है। डी चैन कोर्टियस इसको दिया था 62 में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में रखा गया, और इसको स्पाइरल पोजीशन यानी कि सिलेंड्रिकल पोजीशन में रखा गया, इसलिए इसका नाम सिलेंड्रिकल या स्पाइरल बोल देते हैं। ठीक है भाई। ज़्यादा पेपर, इसका जो पेपर था वो पब्लिश नहीं हुआ, इसकी वजह से इसको हम बुक्स में नहीं देख पाएंगे।